3-4 नंबरों पर फोन घुमाने के बाद वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। बाहर आकर उसने इश्तियाक और पसंदीदगी की निगाहों से जहांगीर की स्याह इकार्ड को देखा। गजाला को बहुत अदब से सलाम किया और मरूब होकर खामोशी से पिछली नशिस्त पर बैठ गया। इस वक्त मुझे सर छुपाने के लिए कोई भी महफूज ठिकाना दरकार था। मैंने उसे बता दिया था कि मैं फ्लैट की तलाश में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने मेरे मतलूबा मायार का सिर्फ 2 फ्लैट दिखाने का बंदोबस्त किया था। दोनों फ्लैट 3 बेडरूम्स पर मुश्तमिल और मुकम्मल रास्ता थे। पहला फ्लैट एक रोशन और कुशादा इमारत की दूसरी मंजिल पर था। फ्लैट की मालिका हमसे पहले ही वहां पहुंची हुई थी। उसका सामना होते ही मेरे ज़हन में शनासाई की एक मुहिम सी झलक उभरी, लेकिन उस खातून से गुफ्तगू का आगाज होते ही मेरा ज़हन साफ हो गया। वो बिल्कुल किसी अजनबी की तरह मुझसे मुखातिब हुई थी। वो फ्लैट किराए पर दिए जाने के लिए साजो सामान से आरास्ता किया गया था, लेकिन फिर भी खुश ज़ौकी का मजहर था। हमें लेकर आने वाले स्टेट एजेंट ने फ्लैट की मालिका से हमारे बारे में जमीन व आसमान के किलावे मिलाने शुरू कर दिए। मैंने गौर के साथ कमरों वगैरह का मुआयना शुरू कर दिया। गजाला को फ्लैट पसंद आ गया और ड्राइंग रूम में बैठकर किरायादारी की शराइत पर बातचीत का आगाज कर दिया गया। मेरे लिए 1000-2000 रुपए माहाना की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन किसी हीलो हुज्जत के बगैर हमारी रजामंदी इन खातून और उस एजेंट को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर सकती थी। थोड़ी सी तकरार के बाद किराए में 1000 रुपए माहाना की तखफीफ के साथ मामला तय पा गए। एस्टेट एजेंट के लिए वो एक खुशगवार तजर्बा था। मैंने फौरन ही जेब से मतलूबा रकम निकाल कर खातून की तरफ बढ़ाई तो वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी नकद रकम में कहाँ लिए फिरूंगी? अभी तो मुआहदे के कागजात और रसीद वगैरह भी बनती है। आप फ्लैट का कब्जा कब लेना चाहते हैं? कब्जा तो हम ले ही चुके हैं, गजाला ने हंस कर कहा। कागजी कार्रवाइयां होती रहेंगी, बस ये समझें कि हम इसी लम्हे से आपके किराएदार बन चुके हैं और अब इस फ्लैट में आप हमारी मेहमान हैं। मुआहदे के कागजात में आधे घंटे में बना लाऊंगा, एस्टेट एजेंट जल्दी से बोला। अभी बैंक का वक्त है, रकम बैंक में जमा हो जाएगी, इसमें कोई मसला ही नहीं है। उस औरत ने फ्लैट की चाबियां हमारे हवाले की और रकम लेकर एस्टेट एजेंट के साथ वापस चली गई ताकि उसके दफ्तर में कागजात वगैरह मुकम्मल करवा के मुझसे दस्तखत ले सके। इन दोनों को रुखसत करते ही मैंने वालियाना अंदाज में गजाला को अपनी बाहों में समेट लिया। बाजुकात आप बिल्कुल ही बेकाबू हो जाते हैं, वो खुद सुपुर्दगी के अंदाज में मुनमुनाई। मेरे लिए ये लम्हात बहुत अहम है। मैंने उससे छेड़छाड़ करते हुए कहा, आज तक हम जहांगीर के घर, फ्लैट और फैक्ट्री या फिर होटलों में मारे मारे फिर रहे थे। हमें पहली बार अपना घर बसाने का मौका मिल रहा है। अपनी बीवी के साथ अपने घर में मौजूदगी का एहसास ही बहुत पुरसरूर होता है। यहाँ हमने कौन सा तीर मारा है? वह मेरे बाजू की गिरफ्त से निकलती हुई शोखी से बोली। बसे बसाए घर में आ बैठे हैं, हर चीज इस्तेमाल के लिए तैयार और साफ सुथरी है। फ्लैट खाली होने के बावजूद यहाँ शायद रोज सफाई होती है। गजाला फ्लैट में आराइशी तब्दीलियों और झाड़ फूंच में मसरूफ हो गई। मैं जरूरत का सामान लाने के लिए नीचे चल दिया। बाजार करीब ही था। मैं गाड़ी ले जाने के बजाय पैदल ही उधर चल दिया। इस वक्त तक शाम के बाद अखबारात आ चुके थे। मैंने शहर के हालात से बाखबर रहने के इरादे से 2 अखबार खरीद लिए। खुर्दनोश के सामान की खरीदारी के बाद मैं फ्लैट में वापस पहुंचा तो गजाला ने बताया कि मेरे जाने के बाद बिल्डिंग का चौकीदार फ्लैट पर आया था और गजाला को पार्किंग के लिए गिराज का नंबर बताकर वापस चला गया था। मिसेस गनी ने वापसी पर चौकीदार को इस बारे में हदायत कर दी थी कि उसके नए किराएदार गैराज इस्तेमाल करेंगे और इनकी हर सहूलत का ख्याल रखा जाए। गजाला ने फौरन ही चाय तैयार की। वह फ्लैट में काम करते हुए फख्र और खुशी से सरशार नजर आ रही थी। शायद हर औरत की फितरत होती है कि वो रहने के लिए अपना एक ऐसा घर चाहती है जहां सिर्फ उसकी अमलदारी हो। बाज़ औरतें हालात से समझौता करके अपनी इस ख्वाहिश को दबाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन घर की नन्ही सी रियासत और उसमें मुकम्मल इक्तदार के ख्वाबों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाती। चाय पीते हुए हम दोनों डिशके से हासिल होने वाली मालूमात और वीरा और सुल्तान शाह की मुतवक्का मसरूफियात पर तबादला ख्याल करते रहे। गजाला इन दोनों को लेने के लिए मेरे साथ जाने का इरादा किए बैठी थी, मगर मैं इस मूड में नहीं था। सर छुपाने का ठिकाना मुयस्सर आने के बाद हम चारों का बिला जरूरत है एक साथ बाहर घूमना एहतियात के तकाजों के मुनाफी था। गजाला में बड़ी खूबी यह थी कि वह हर माकूल बात को बेचूचरा तस्लीम कर लेती थी, गैर जरूरी कटजहती से काम नहीं लेती थी। उसने दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ मेरा फैसला मान लिया। इस वक्त तक सारे हथियार गाड़ी ही में छुपे हुए थे। इन हथियारों के साथ शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मैंने वो खतरा मोह लेने का फैसला कर लिया और इसी सूरत में गाड़ी लेकर शाहराह फैसल की तरफ रवाना होने के इरादे से उठा ही था कि गजाला की निगाह मेरे लाए हुए अखबारात पर पड़ गई। गजाला के चौंकने पर मैं भी उन अखबारात की तरफ मुतवज्जा हो गया। गजाला ने पहले सफ़े के निचले हिस्से में छपी हुई एक खबर मेरे सामने कर दी। वो खेल के मैदान से एक खून आलूद लाश की दस्तयाबी की खबर थी। मुतवफ़ी की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में गोली का जख्म पाया गया था। वो खबर यकीनी तौर पर टोनी के बारे में थी। रात को जहांगीर के मकान में होने वाली हौलनाक आतिशज़दगी और धुआंधार फायरिंग की वजह से इस इलाके के मकीन खौफ हिरास में मुब्तला होकर अपने घरों में मैसूर हो गए थे। इसलिए किसी को भी खेल के मैदान में लाश की मौजूदगी का इल्म नहीं हो सका। चाहे वारदात पर जमा होने वाले पुलिस अफसरान की सारी तवज्जो गाड़ी के नीचे कुचली हुई उस लाश पर मरकूज रही, जो मेरे इस्तरारी गुस्से और फितरी दमल के नतीजे में वजूद में आई थी। वो खबर पढ़ने के बाद मेरी एक शदीद ज़हनी उलझन दूर हो गई।
मुझे हैरत थी कि टोनी के कत्ल होने के बावजूद एलन इतना बेखबर था कि सुबह इससे रिपोर्ट लेने के लिए पहलवान के अड्डे पर फोन कर बैठा था। वो खबर पढ़ने के बाद बात वाज़ेह हो गई थी, लाश तिनचड़े दरियाफ्त हुई थी, इसलिए एलन को अपने हर कार्य के इबरतनाक अंजाम का बर वक्त इल्म नहीं हो सका था। वो खबर पढ़ने के बाद मैं गजाला को अलविदा कहकर फ्लैट से बाहर आ गया। वहां से सनसेट बुलेवार्ड और फिर कोरंगी रोड के रास्ते शाहराह फैसल का सफर चंद मिनट से ज्यादा का नहीं था। मैं बहुत आराम से ड्राइविंग करने के बावजूद 2:45 बजे मुकर्रर मकाम तक जा पहुंचा। मैं लाल कोठी के बस स्टॉप पर ज्यादा देर तक रुक कर किसी की निगाहों में नहीं आना चाहता था, इसलिए गाड़ी को सुस्त रवि से वहां से आगे लेता चला गया। मगर चंद ही सानियों बाद बाएं तरफ के सर्विस रोड से चीथड़ों जैसे लिबास और टोपी में मलबूस एक शख्स दौड़ता हुआ सड़क के किनारे पर निकल आया। वो दोनों हाथ लहराकर मुझे रुकने के लिए बेताबाना इशारे कर रहा था। उसके पांव नंगे थे, मेरे असाब यकायक थनके। मैं दूर से उस शख्स की शक्ल और सूरत नहीं देख सका, लेकिन वो अपने हुलिये से सरकारी मुखबर नुमा को मशकूक शख्स नजर आ रहा था। उसके जोशो खरोश और बेताबी से जाहिर हो रहा था कि वो सर्विस लैन के किसी ओट में छुपकर मेरी गाड़ी के नमूदार होने का इंतजार कर रहा था और गाड़ी पहचानते ही अपनी कमीनगाह से निकल आया था। इस वक्त उसके फिजा में लहराते हुए दोनों हाथ खाली थे, मगर मुझे यकीन था कि बुरे वक्त के लिए वो किसी न किसी अच्छी हथियार से लैस होगा। मेरे न रुकने की सूरत में वो कूद कर गाड़ी के सामने आ सकता था या फिर पीछे से गाड़ी के टायरों वगैरह पर फायर कर सकता था। इस वक्त मेरे कुर्बो जवार में ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। मैंने कदनुमा आईने पर निगाह डाली तो उसमें पिछले ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख रोशनी चमकती हुई नजर आई। मेरे पीछे सड़क तकरीबन साफ थी। मैंने बहुत तेजी के साथ इस कार को दाहिनी तरफ काटा ताकि वो सड़क अबूर किए बगैर मेरी राह में हायल ना हो सके। मेरा इरादा भांप कर उसकी बेताबी बढ़ गई और वो भी ट्रैफिक की कमी का फायदा उठाकर सड़क पर कई कदम आगे बढ़ा। लम्हा भर के लिए मुझे ख्याल आया कि वो किसी भी लम्हे पिस्तौल वगैरह निकालकर मेरी गाड़ी की तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देगा। मैंने दो रोया ट्रैफिक को तकसीम करने वाली दरमियानी सब्ज पट्टी के मुतवाजी पहुंचकर मुदाफाना नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर दिल में लर्ज उठा। करीब से मैंने उसे पहचान लिया था। वो सुल्तान शाह था। उसके कपड़ों की जो दुर्गत बनी हुई थी, उसे अंदाजा हो रहा था कि वो खासी जिस्मानी टूट फूट का शिकार हुआ होगा। मैंने उस बात पर खुदा का शुक्र अदा किया कि उस पर जो कुछ भी बीती हो माजूर नहीं हुआ था। जिंदा था और अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल था। तशवीश की बात यह थी कि वो अकेला था। प्रोग्राम के मुताबिक वीरा को उसके साथ होना चाहिए था, मगर उसका दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने पिछली ट्रैफिक लाइट सब्ज होने से पहले ही दोबारा गाड़ी बाएं तरफ दबाई और रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। कदरे आगे जाकर मैंने गाड़ी सड़क के किनारे लगा दी। सुल्तान शाह दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था। मैंने मरकजी स्विच दबाकर उस पुरतैश गाड़ी के चारों दरवाजे गैर मुकफ्फल कर दिए। सुल्तान शाह ने आते ही पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और मेरे बराबर वाली निशिस्त पर विराजमान हो गया। चलो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल चलो, आज मैंने यहाँ बहुत बुरा वक्त गुजारा है। उससे चढ़े हुए सांसों के दरमियान तेजी से कहा और मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ, वीरा कहाँ है? मैंने कंधा क्यों से उसका जायजा लेते पूछा। मुझे ये नोट करके खुशी हुई थी कि लिबास तार तर होने के बावजूद उसके जिस्म और लिबास के किसी हिस्से पर खून की सुर्खी नजर नहीं आ रही थी। मैंने ये हुलिया ना बनाया होता तो अब तक एलन के शिकारी कुत्तों का निशाना बन चुका होता। उसे लीवर दबा के सीट के पुष्टकाह पर लेटते हुए कहा, एलन ने कितने कुत्ते सधाए हुए हैं? मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर हैर से पूछा। मैं असली कुत्तों की नहीं, उसके साथियों की बात कर रहा हूँ। वो अपने तजर्बात से खाइफ नजर आ रहा था। कुत्ते और रखवाले के कत्ल की खबर मिलते ही वो सब जदीद तरीन हथियारों से लैस होकर पूरे इलाके में फैल गए थे। अंदरूनी गलियां अब भी महफूज नहीं है। मैंने एक मस्जिद के बैतुल खुला में दाखिल होकर अपनी जाहिरी हालत में ये तब्दीलियां की और फिर किसी मजजूब ही के अंदाज में मस्जिद के दरवाजे के करीब लेट गया। इन लोगों में मकामियों के साथ गैर मुल्की भी शामिल थे। वो 3 मरतबा मस्जिद की दुकानों में पूछगछ के लिए आए। एक बार पुलिस वैन ने भी इधर का चक्कर लगाया था। मैंने एलन के साथियों को बहुत करीब से देखा था। यूं समझो कि मेरे सितारे यावरी न कर रहे होते तो आज दुनिया की कोई ताकत मुझे इन भेड़ियों के चुंगल से नहीं बचा सकती थी। एक मेरी तरफ आया लेकिन नफरत और हकारत से दूर ही से जायजा लेकर चला गया। मेरा ख्याल है कि तुम पर अभी तक उसकी दहशत सवार है और तुम बुरी तरह थके हुए हो। मैं नरमी से कहा, वरना वो भी तुम जैसे इंसान ही थे, दांतों से गोश्त नोचने वाले परिंदे नहीं। मैं सीट पर थकन की वजह से नहीं, छुपने के लिए लेटा हूं। वो जल कर बोला, इतनी बेशकीमत और नई गाड़ी की अगली नशिस्त पर दुरीदा कपड़ों में मलबूस नीम पागल शख्स को विराजमान देकर हर शख्स तुम्हारी तरफ जरूर मुतवज्जा होता। लेटने की वजह से मैं बाहर वालों की नजरों से रुपोश हूं। तुम खासी अक्लमंदी की बातें कर रहे हो। तुमने नीम पागल कौन कह सकता है? उसकी कहानी का इब्तदाई हिस्सा सुन लेने के बाद मेरा ज़हन बड़ी हद तक दबाव से आजाद हो गया था। मैं इन लोगों के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, मगर पहले वीरा के बारे में बताओ। मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद हूं। रखवाले ने यूं ही तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग की, मैंने उसे गोली मार दी, फिर गजबनाक कुत्ते को भी ढेर कर दिया। फायरिंग और चीखों के नतीजे में कुर्ब जवार के बंगलों से मुलाजमीन निकलने शुरू हो गए तो हम दोनों आंखें बंद करके एक करीब तरीन कोठी की दीवार फांद कर लान पर कूद गए। वो मकान आवाज जरूर था लेकिन सारे मकीन कंक्रीट के हिसार में महदूद थे। बाहर कोई मुतनफस नहीं था। हमने आधे घंटे तक वहां सबर आजमा वक्त गुजारा। हमारा वहां से एक साथ निकलना खतरनाक था। हमने 1 बजे नर्सरी पर यकजा होने का प्रोग्राम तय करके एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। वीरा पहले निकल गई। मैं काफी देर बाद बाहर निकला तो एलन के
खून अशाम साथ ही हरकत में आ चुके थे। इनमें से बेशतर के जिस्मों पर लिबास के नीचे छुपी हुई बुलेट प्रूफ जैकेटों की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। वो सब मुसल्ला थे। बाज गोरों के हाथों में स्याह रंग के 1.5-2 फुट लंबे वजनी पाइप थे, जिन्हें वो मुख्तलिफ समतों में घुमाते फिर रहे थे। मुझे उन लोगों से बचकर बाहर निकलना मुहाल नजर आ रहा था। मैं सामने नजर आने वाली मस्जिद की तरफ हो लिया। तुम्हें वीरा कहीं नजर नहीं आई? मैंने उसकी बात काट कर पूछा। नहीं, उसने सर्द लहजे में कहा। मैंने रिस्ट वॉच, जूते और मोजे एक खुले हुए मेन होल में फेंक दिए और हुलिया बदलकर बहुत देर तक मस्जिद के बाहर पड़ा रहा। उसने अपनी कहानी जारी रखी। 1 बजे से पहले मैं वहां से झूमता हुआ, लहराता और बेमकसद नारे मारता हुआ निकला और इलाके की तकरीबन नाकाबंदी होने के बावजूद नर्सरी पहुंचने में कामयाब हो गया। 1 बजे से 2:30 बजे तक मैं वहीं लोगों की तज़हीक अमेज नजरों का सामना करता रहा और आवारागर्दी करता रहा, लेकिन वीरा कहीं नजर नहीं आई। मुझे डर है कि वो इन लोगों के हत्या न चढ़ गई हो। वो लोग इन गलियों से गुजरने वाले हर फर्द को मुश्तबा नजरों से देख रहे थे। इस दौरान में एलन या पीटर तुम्हें नजर नहीं आया? मैंने फिक्रमंदाना लहजे में पूछा। वो दोनों नहीं थे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सही इलाके में पहुंचे थे। तुम उनके ठिकाने तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके? मैंने सवाल किया। अचानक कुत्ते वाला वाकया रुनमा न हुआ होता तो सब कुछ मुमकिन था। हंगामा होते ही हमारा बना बनाया प्रोग्राम दरम बरम हो गया, मगर हम बिल्कुल ही अंधेरे में नहीं है। कुछ न कुछ सुराग मिला है। सुराग तो मिल ही जाना था। इलाके का हर शख्स बता देगा कि मरने वाले ट्रेनर और कुत्ते का ताल्लुक किससे घर से था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या करके आए हो। मेरा ख्याल था कि मैंने कुछ भी नहीं किया होता तो तुम इस को बहुत समझते कि मैं इस कदर रूह फरसा माहौल में खुद को बचाकर निकल आने में कामयाब हो गया। लेकिन तुम्हारी नजरों में शायद मुझसे ज्यादा अहमियत वीरा की सलामती की थी। अगर वो नहीं निकल सकी तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका लहजा तल्ख हो गया। तुम अहमक हो। अगर वो आ जाती और खुदा न खास्ता तुम फंस जाते तो मेरी सारी फिक्रमंदी तुम्हारे लिए होती। वीरा अपनी किसी लफ्ज़ से फंसी होगी। मैं उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं समझता। पुरखतर हालात में तुम दोनों ने अलग होने का माकूल फैसला किया था। ये मुकद्दर की बात है कि इस फैसले के नताइज हौसला अफजा साबित नहीं हुए। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा था कि इस तमाम मुशक्कत के नतीजे में तुम्हें एलन के घर के बारे में क्या मालूम हुआ? अब हमको तेजी दिखानी होगी वरना वीरा मारी जाएगी। मैं तुम्हें पूरी तफसील बता चुका हूँ। मेरे कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने बदतरीन हालात में भी हाथ पैर नहीं छोड़े। मस्जिद की दुकानों पर होने वाली बातों से पता चल रहा था कि मरने वाला ट्रेनर 39वीं कितार के किसी मकान में मुलाजिम था। मेरा ख्याल है कि इस इलाके की किसी भी कितार में 20 से ज्यादा मकानात नहीं है। हम आसानी से वहां तक पहुंच सकेंगे। गुड, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। मैं यही सुनना चाह रहा था। अपनी मुश्किलात में घिरे हुए होने के बावजूद तुम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं थे। ये मेरे लिए खुशी की बात है। वीरा के गायब होने के बाद इन छोटी छोटी बातों पर खुश होने का वक्त गुजर चुका है। वो फिक्रमंदी के साथ बोला। तुम ठीक कह रहे हो कि हमने तेजी ना दिखाई तो वो मारी जाएगी। इस गुफ्तगू में मसरूफ होने के बावजूद मेरा जहन अगले लाहे अमल पर काम कर रहा था। वीरा हमसे बिछड़ चुकी थी। हम अपनी रहाइश के लिए क्लिफ्टन के इलाके में एक फ्लैट किराए पर रह चुके थे, मगर वीरा को इस फ्लैट का इल्म नहीं था। अगर वो 3 बजे के मुकर्रर वक्त पर लाल कोठी के बस स्टाफ ना पहुंचती तो आजाद होने के बावजूद इस शहरी खराबात में हमारा सुराग नहीं लगा सकती थी। ये बात वीरा के इल्म में भी थी। अगर वो आजाद थी तो उसे हर कीमत पर लाल कोठी पहुंचना चाहिए था। सुल्तान शाह की फराम की हुई मालूमात की रोशनी में वो इम्कान बहुत मौहूम नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उम्मीद की किसी किरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने शाहराह फैसल पर सफर जारी रखने के बजाय एक मरतबा फिर टीपू सुल्तान रोड की राह ली और वहां से गलियों ही गलियों में होता हुआ शाहराह कायदीन से दोबारा नर्सरी की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मेरी नजर बार बार रिस्ट वॉच का जायजा ले रही थी। मैं हर कीमत पर 3 बजे लाल कोठी पहुंचना चाह रहा था। सुल्तान शाह पैसेंजर सीट के पुश्त का किराए नीम दराज था, इसलिए उसे रास्तों का अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन रास्ते के बार बार आने वाले पीछो खम पर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। ये बार बार गाड़ी मोड़ने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? कहीं तुम एलन की कयामगाह के कुर्ब जवार में तो नहीं घुस रहे? फिक्र मत करो, आराम से लेटे रहो। मुझे अंदाजा है कि किसी न किसी ने काली अकाश जरूर देखी होगी। इस गाड़ी का दोबारा उधर ले जाना मखदूश साबित हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि वीरा किसी फकीरनी का रूप धारे अभी तक इसी इलाके में फंसी हुई हो और उसे बाहर निकलने का मौका न मिल सका हो। चंद सानियों बाद सुल्तान शाह ने ख्याल जाहिर किया। मैंने उसके तबसरे पर राय देने की जरूरत महसूस नहीं की। फिर अचानक उसे याद आया कि गजाला मेरे साथ मौजूद नहीं थी। वो हड़बड़ाकर सीट पर सीधा होकर बैठ गया और बुखलाई हुई आवाज में बोला, उसके बारे में दरियाफ्त करने लगा। वो घर पर है। इतनी बात सुनते ही वो दोबारा इत्मीनान से नीम दराज हो गया और मैंने बात जारी रखते हुए कहा, हमने खूबसूरत फ्लैट किराए पर ले लिया। इसे नई फिक्र लाहक होगी। उसने एलन और उसके सफाक छापामारों से महफूज रहने के लिए जो सवांग रचाया हुआ था उसमें वो फ्लैट का रुख नहीं कर सकता था। हम ठीक 3 बजे दोबारा लाल कोठी के बस स्टॉप से गुजरे। वहां बसों के इंतजार में खड़े हुए गिनती के चंद मर्दों में वीरा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आगे से घूमकर इसी सड़क की दूसरी सम से वापस लौटते हुए भी मेरी निगाहें वीरा को हर तरफ तलाश कर रही थी, लेकिन इसका कहीं वजूद नहीं था। इसके बारे में सोचकर मेरा दिल भारी होने लगा। मेरे खून के प्यासों ने अखबारात में शाया होने वाली इनामी इश्तिहार में वीरा को एक मजलूम अमेरिकन मगविया जरूर जाहिर किया था, लेकिन उनमें से किसी के दिल में वीरा के लिए हमदर्दी की रमक तक मौजूद नहीं थी। जब तक जिमी लाइट जिंदा और शीख के सरबराह के तौर पर ताकतवर मनसब पर फाइज था,
अमेरिका के सरकारी, गैर सरकारी और जेर जमीन हलकों में वीरा की बहुत नाज बर्दारियां की जाती थी और इसकी बड़ी से बड़ी सरकशी को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर जिमी लाइट के कत्ल के बाद सूरत हाल यक ब यक बदल गई थी। हर शख्स वीरा से अपना पुराना हिसाब बेबाक करने पर तुला हुआ नजर आने लगा था। कराची और इस्लामाबाद में मामूर सफारती एहलकारों ने वीरा को मगवी दुशीजा करार देकर उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की थी, बल्कि इस तरह उन्होंने मेरे खिलाफ राय आमा को मुश्तिल करने की कोशिश की थी ताकि गिरफ्तारी के बाद मुझे खूबसूरत और मासूम अमेरिकन लड़की के अगवा का काबिल नफरत मुजरिम करार देकर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना सके। अगर वीरा इनके कब्जे में जा चुकी थी तो इसका बुरा वक्त आ चुका था। वो लोग मेरे हाथों भारी जानी नुकसान उठा चुके थे। इन्हें इल्म था कि इनकी सरकोबी की मुहिम में वीरा मेरे साथ भरपूर ताउन कर रही थी। इनका नार्मन और लूसी के कत्ल का जख्म ताजा था। वीरा ने उन दोनों को हलाक करने के लिए जो फ्लैट इस्तेमाल किया था उसकी मालिका वीरा को शनाख्त कर सकती थी। इस वारदात में 2 फैशनेबल औरतों के मुलव्वस होने की कहानी पूरे जोरों शोर से उछाली गई थी। इन हालात में वो लोग वीरा को अपने बदतरीन सलूक का निशाना बना सकते थे। ऐसा नजर आ रहा था जैसे जिमी लाइट के कत्ल के बाद वीरा का वक्त भी पूरा होने वाला है। सुल्तान शाह को यह अंदाजा तो था कि अपने दुश्मनों में घिरने के बाद वीरा मुश्किलात से दोचार हो गई होगी, लेकिन उसे इन संगीन मुश्किलात की गहराई का इदराक नहीं था। मैंने भी उसे वो हौसला शिकन सूरत समझाने की कोशिश नहीं की। अगर बेखबर रहकर वो कदरे बेफिक्र और फाल रह सकता था तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। इसकी तवानाइयां हमारे लिए बहुत कारआमद हो सकती थी। तुम मुसलसल वीरा के बारे में सोचे जा रहे हो, मेरी भी कुछ फिक्र करो। आखिरकार वो एहतिजाज ही कर बैठा। मैं कब तक इन चीथड़ों में मलबूस रहूंगा? मेरी वजह से तुम भी तमाशा बन सकते हो। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने खुद ही अपने अच्छे भले लिबास की मिट्टी पलीदगी है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अपने फ्लैट का पता बता के मुझे रास्ते में उतार दो। वो गुस्से से बोला, जब अपने किए हुए का कोई इलाज कर लूंगा तो आदमियत के जामे में घर पहुंचाऊंगा। मुझे किसी की हमदर्दी या मेहरबानी की जरूरत नहीं है। अपनी परेशानी और उलझन के बावजूद मैं उसकी झल्लाहट पर हंस पड़ा और उसे पुचकारते हुए बोला, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। मैं तुम्हारे मसले का हल भी सोच चुका हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें लोगों से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। हाल सोच लिया है? वो तंजिया लजम बोर्ड बढ़ाया। सोच लिया था तो मुंह बंद क्यों रखा हुआ था? तुम परेशान हो तो मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। मेरा भी दिमाग खराब हो सकता है। मैंने उसे नहीं छेड़ा और वो चंद सानियों तक यूं ही अपने दिल की भड़ास निकालता रहा। गोरा कब्रिस्तान के चौराहे से कुरंगी रोड की तरफ मुड़ने के बाद मैंने गाड़ी काला पुल के बजाय उसके बराबर वाले रास्ते पर डाल दी। इस वक्त दिन निकला हुआ था। मैं सुल्तान शाह को इस हुलिये में भीड़ भाड़ के किसी भी मकाम पर नहीं ले जा सकता था। ज़हन पर खासा जोर देने के बाद मुझे याद आया कि हॉकी क्लब का वसीओ अरीज बैरूनी हाथा सुल्तान शाह के लिए बेहतरीन आर्जी पनाहगाह साबित हो सकता था। वहां स्टेडियम की सीढ़ियों के नीचे बनी हुई दुकानों में कायम दफातर और कारोबारी इदारों की वजह से आम आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं थी। स्टेडियम के गिर्द बनी हुई पुख्ता सड़क के बाद वहां एक वसी मैदान पड़ा हुआ था जो आमतौर पर वीरान रहता था। मैं सुल्तान शाह को वहीं कहीं उतार देता तो वो किसी की नजरों में आए बगैर आसानी से 1 आध घंटा गुजार सकता था। मैं उस दौरान में सदर की किसी दुकान से उसके लिए कपड़े ले आता। वो आसानी से गाड़ी में बैठकर लिबास तब्दील कर लेता और हम दोनों चीथड़े वहीं फेंक कर घर वापस लौट सकते थे। इस वक्त सुल्तान शाह के मसले का इससे बेहतर कोई हाल नहीं था। मैं अमराज कल्ब के इदारे के बराबर वाली सड़क से हॉकी क्लब की हदूद में दाखिल हो गया। इन दिनों वहां स्टेडियम के अलावा कोई काबिल जिक्र तामीरात नहीं थी। एक मैदान के दूर उफ्तादा सिरे पर बड़े से आईनी फाटक के पीछे फौजी दफातर का सिलसिला फैला हुआ था। मैंने स्टेडियम के गिर चक्कर लगाते हुए एक सुनसान मकाम पर गाड़ी रोकती और सुल्तान शाह फुर्ती से नीचे उतरकर लहराता हुआ एक तरफ चल दिया। मैंने फौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। सदर पहुंचने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वहां खरीदारी से ज्यादा मुश्किल मरहला पार्किंग का था। ट्रैफिक की भीड़ में ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट और अब्दुल्ला हारून रोड का तीसरा चक्कर लगाते हुए मैं एक निकलती हुई गाड़ी की जगह पर अपनी गाड़ी लगाने में कामयाब हुआ और फिर फौरन ही सनाउल्लाह के मशहूर स्टोर पर जा पहुंचा। मेरे और सुल्तान शाह के साइज में कोई नुमाया फर्क नहीं था। अपने फ्लैट में मुंतकिल होने के बाद हम सबको रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए कपड़ों की जरूरत थी। इस स्टोर की खूबी यह है कि खरीदारी के बारे में आदमी का ज़हन साफ हो तो इंतखाब में बहुत आसानी हो जाती है। कमीज शलवार, सफारी सूट और कमीज पतलून के साथ ही मैंने अंदाजे से गजाला के लिए चंद सिले सलाए जोड़े ले लिए और बमुश्किल 15 मिनट में फारिग होकर स्टोर से बाहर आ गया। मैं वापस हॉकी क्लब पहुंचा तो सुल्तान शाह मजजूबाना अंदाज में एक दीवार के साए में बैठा उंगली से जमीन पर लकीरें बना रहा था। गाड़ी देखते ही वो लपक कर मेरे पास आ गया। हम दोनों ने गिरदोपेश का जायजा लिया तो मैदान साफ था। सुल्तान शाह ने हैरतनाक सुरात से ऊपरी बदन की चीथड़े नोच कर कमीज बदल डाली। मैं टायरों का जायजा लेने के अंदाज में गाड़ी से उतरा और तवाफ पूरा करता हुआ सुल्तान शाह की तरफ गुजरा तो वो पतलून भी पहन चुका था। निगाहें चार होते हुए मुझे आंख मारकर जुगाली के से अंदाज में मुंह चलाने लगा। मैं बुरा सा मुंह बनाकर अपनी निशिस्त पर बैठा। गाड़ी हरकत में आने से पहले ही सुल्तान शाह ने अपने मतरूक लिबास की जेबें खाली करनी शुरू कर दी और फिर वो चीथड़े खिड़की से बाहर फेंक दिए। उसे एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल चुकी थी। शी जैसे ताकतवर और मुनज्जम करो से टकरा कर भी मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ था जितना एलन ने परेशान कर दिया था। मुतवस्सित जिस्मानी साख का मालिक वो मुअन्निक सफेद फाम मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा खतरनाक
और साबित कदम मंसूबा साज निकला था। हालात बता रहे थे कि हम लोगों को अपने जाल में जकड़ने के लिए वो इब्तिदा ही से नहायत सब्र और इस्तिकामत के साथ पेश रफ्त करता चला रहा था। उसने जहांगीर की फैक्ट्री को बारूदी तमाकू से आग लगवा दी थी। जहांगीर के घर को पेट्रोल डालकर नजर आतिश करा दिया था। पुलिस को हमारे खिलाफ फाल और मुतहरक कर दिया था। वो मुसलसल जारहाना पेशरफ्त किए जा रहा था और मैं मुदाफाना रवैया इख्तियार करने पर मजबूर होकर रह गया था। एक तरफ एलन के पुंचाए हुए वो भारी नुकसानात मेरे दिलो दिमाग पर छाए हुए थे, दूसरी तरफ हमारी कुव्वत का शिराजा बिखर कर रह गया था। स्पेशल टास्क फोर्स का मुकामी यूनिट मुअत्तल कर दिया गया था। अव्वल खान जैसे हमदर्द और गम गुसार दोस्त को मुलाजमत से माजूल कर दिया गया था। मुझे जहांगीर के मारूफ फ्लैट को भूलकर किराए के एक नए फ्लैट में पनाह लेनी पड़ी थी और मेरे खैर ख्वाहों में से किसी को मेरे नए ठिकाने का इल्म नहीं था। जहांगीर का फ्लैट नामालूम मुसल्लह कातलों की नजरों में आया हुआ था, जो रवायती हथियारों के साथ ही कीमियावी हथियारों से बिलैस थे और जरासीम कुछ दवाओं के स्प्रे के नाम पर एक बार अपनी दानिश में हम सबको फ्लैट में घेर कर खत्म करने की भयानक कोशिश कर चुके थे। जहांगीर अपने आसाब को सुकून पहुंचाने के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में मुकीम था। उसे हमारे नए ठिकाने के बारे में कोई खबर नहीं थी और अब वीरा भी बिछड़ गई थी। दूसरों की तरह वीरा भी मेरे नए फ्लैट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर वो अपनी खुदादाद सलाहियतों से काम लेकर किसी तरह एलन के चुंगल से आजाद होने में कामयाब भी हो जाती तो उसके पास हमारे बारे में जानने या हम तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। हम तीनों ड्राइंग टेबल पर बैठे गजाला का तैयार किया हुआ हल्का फुल्का खाना खाने में मसरूफ थे और आपस के तबादला ख्याल में जो सूरत सामने आ रही थी वो खासी हौसला शिकन और रूह फरसा थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे एलन हमारे गिर्द रफ्ता रफ्ता अपना हिसार तंग करता जा रहा है। यह हमारी बदकिस्मती थी कि उसे हमारे तमाम दुश्मनों की हमायत और आनत हासिल थी, जिनमें CIA और रा के अहम अफसरान से लेकर कर्नल जैसी जोन्स, रास अल्मेडा, शी और डेविड स्टार तक सब ही शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपनी चालाकियों के जरिए मकामी कानून को भी हमारे खिलाफ हरकत में लाने में कामयाब हो चुका था। हम मुदाफत पर इनिसार करते रहे तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। गजाला ने अपनी राय जाहिर की। इस वक्त वीरा की जिंदगी बचाने का मामला सबसे अहम है। एलन के ठिकाने का सुराग मिल चुका है। हमें मंसूबाबंदी के साथ वहां धावा बोल देना चाहिए।